Hello friends, hope you all are doing well at your end. This is Anurod Ankit with another video in MCQ series. In our last video, we had covered liquidity adjustment facility, that is repo rate and reverse repo rate. In this video, we will proceed further and will cover MSF, that is marginal standing facility, and bank rate. First, we will learn some concept and then at the end of the video, we will solve some MCQ. I hope this will help you in enhancing your knowledge in the subject. So let's start the video. तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन चारों का कॉन्सेप्ट देखा है। तो एक बार हम लोग क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने सपोज किया था कि ये बैंक है, ये बैंक का NDTL 100 करोड़ है। तो बैंक को सर्टेन % ऑफ देयर NDTL एज रिजर्व रखना होता है। तो ये रिजर्व एक तो CRR के फॉर्म में रखता है और दूसरा SLR के फॉर्म में रखना है। तो जब बैंक कैश के फॉर्म में रखता है तो दैट इज CRR और इस पैसे को RBI के पास बैंक रखता है। SLR जब बैंक लिक्विड फॉर्म में खुद के पास मेंटेन करता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब हो गया कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गोल्ड। सो एट प्रेजेंट जो हमारा CRR है वो 3% है और SLR जो है वो 18% है। सो 20 आउट ऑफ दिस 100 करोड़ 21 करोड़ तो रिजर्व में रख दिया बैंक। रिमेनिंग 79 करोड़ इसको बैंक लोन में प्रोवाइड कर सकता है। सो आउट ऑफ दिस 79 करोड़ बैंक 10 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करता है और 69 करोड़ लोन में प्रोवाइड करता है। तो हम लोग देखे थे कि सपोज बैंक के पास कोई बोरोवर पहुंचता है पैसा बोरो करने के लिए। इन दैट केस बैंक के पास अभी लोन में प्रोवाइड करने के लिए पैसा है नहीं, तो बैंक क्या करता है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI के पास एज ए कोलैटरल रखता है विथ रीपर्चेज एग्रीमेंट और RBI से बोरो कर लेता है। तो जिस रेट पे RBI बैंक को लेंड करती है दैट इज रेपो रेट। ओके, अब रिवर्स रेपो रेट क्या था। सपोज बैंक के पास सरप्लस फंड है तो बैंक इस फंड को RBI के पास डिपॉजिट करता है। तो बैंक इस पे कुछ इंटरेस्ट अर्न करता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो RBI बैंक को देती है फॉर पार्किंग दियर सरप्लस फंड दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, MSF दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग
फैसिलिटी, और इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बैंक रेट। सो एमएसएफ समझने से पहले हम लोगों को फिर से बैंक का एनडीटीएल समझना होगा। तो ये बैंक है, बैंक का एनडीटीएल है 100 करोड़, 21 करोड़ रिजर्व के फॉर्म में है, दैट इज CRR एंड SLR 3 करोड़ एंड 18 करोड़, रिमेनिंग 79 करोड़। 79 करोड़ में आउट ऑफ दी 79 करोड़ 10 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड रिमेनिंग 69 करोड़ लोन में बैंक प्रोवाइड कर चुकी है। तो हम लोग देखे थे रेपो के केस में क्या हो रहा था कि एक बोरोवर आता है और इसको बोरो करना है, बट बैंक के पास अभी लोन में प्रोवाइड करने के लिए पैसा है नहीं। तो बैंक क्या करता है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ये जो 10 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसको RBI के पास कोलैटरल के फॉर्म में जमा करता है एंड देन RBI से रेपो के रेट पे, जिस रेट पे RBI से बोरो करता है दैट इज नोन एज रेपो रेट, तो इस रेट पे RBI से बोरो कर लेता है। नाउ सपोज अगेन कोई बोरोवर पहुंचता है टू बोरो सम मनी, या कोई डिपॉजिटर पहुंचता है अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, टू विड्रॉ सम मनी। या बैंक को कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन SLR और CRR। तो इन दैट केस बैंक के पास क्या है, अभी तो लोन में प्रोवाइड करने के लिए पैसा नहीं है, या डिपॉजिटर को देने के लिए पैसा नहीं है, या बैंक के पास सर्टेन % ऑफ NDTL जो SLR और CRR के फॉर्म में बैंक को मेंटेन करना है, तो बैंक के पास कुछ फंड्स का भी स्कार्सिटी है। सो बैंक अब क्या करता है, तो बैंक इस केस में फिर से RBI के पास जाता है, और RBI क्या करता है, बैंक से कोलैटरल लेता है और बैंक को कैश प्रोवाइड करता है, मीन्स लोन प्रोवाइड करता है। तो बैंक के पास कोलैटरल देने के लिए आया कहाँ से, बैंक के पास कौन सा कोलैटरल देना होता है, तो ये कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही होता है। बट बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि ये जो 100 करोड़ NDTL था, इसका 10 करोड़ तो बैंक पहले ही रेपो के फॉर्म में RBI के पास जमा कर रखा है, और इसके पास CRR के फॉर्म में कैश है और SLR के फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गोल्ड है और कैश है। सो अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जब बैंक के पास लोन
कोई बोरोवर आया है और बैंक के पास पैसा नहीं है लोन में प्रोवाइड करने के लिए, या बैंक के पास फंड का स्कार्सिटी है और बैंक रेपो से बोरो नहीं कर सकता है, मीन्स बैंक के पास फर्दर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है ताकि बैंक उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज ए कोलेटरल आरबीआई के पास जमा कर सके और वहाँ से वो बोरो कर सके। सो एमएसएफ के केस में क्या होता है कि बैंक आरबीआई के पास ही जाता है, आरबीआई के पास कोलेटरल जमा करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा करता है और आरबीआई उसको लोन प्रोवाइड करती है। बट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता कौन सा है? तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर के फॉर्म में जो बैंक मेंटेन करता है उसमें से सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल आरबीआई अलाउ करता है कि आप यूज कर सकते हो एज कोलेटरल अंडर एमएसएफ। तो ये हमारा जिस रेट पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है ऑन एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसएलआर कोटा वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसको कोलेटरल रख के जब आरबीआई बैंक को लोन प्रोवाइड करता है जिस रेट पे, दैट इज नोन एज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब बैंक एसएलआर तो बैंक 18 करोड़ मेंटेन करना है बैंक को, क्योंकि अभी 18% एसएलआर चल रहा है और हम लोगों ने सपोज किया है कि 100 करोड़ बैंक का एनडीटीएल है। सपोज आउट ऑफ दीज 18 करोड़ बैंक ने 15 करोड़ का एनडीटीएल मीन्स 15% ऑफ एनडीटीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में परचेज कर रखा है। तो क्या बैंक सारा का सारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है अंडर एसएलआर कोटा वो यूज कर सकती है बैंक फॉर बोरोइंग अंडर एमएसएफ? No. Why? Because if RBI allow bank to borrow under MSF by parking their SLR quota securities with RBI, then it will defeat the very purpose of SLR requirement. अगर आरबीआई अलाउ कर देती है कि आप जितना भी एसएलआर कोटा वाला सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है आपके पास उसको आप यूज कर सकते हैं बोरो करने के लिए अंडर एमएसएफ, तो क्या होगा, जो एसएलआर रिक्वायरमेंट है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। जब बैंक रन वाला ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग उस चीज को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस पे एक लिमिट होता है। एट प्रेजेंट ये लिमिट कितना है, तो 2% ऑफ एनडीटीएल। ये जो एनडीटीएल है इसका 2% बैंक यूज कर सकती है टू बोरो अंडर एमएसएफ थ्रू एसएलआर कोटा सिक्योरिटी। जो एसएलआर कोटा वाला जो सिक्योरिटी होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, उसको यूज करके बैंक बोरो कर सकती है from RBI. This is our MSF. Minimum amount जो बैंक अंडर MSF बोरो कर सकती है दैट इज
1 करोड़ और इन मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। तो हम लोग देखते हैं नोट्स के थ्रू कि MSF क्या होता है। What is marginal standing facility? So marginal standing facility is a liquidity support arrangement provided by RBI to commercial banks if the bank does not have the required eligible securities above the SLR limit। तो marginal standing facility में सबसे मेजर जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि only commercial bank can borrow from RBI under MSF by parking SLR quota securities। Means it is a liquidity support arrangement provided by RBI to commercial banks, means only commercial bank can borrow from RBI if the bank does not have the required eligible securities above the SLR limit। जो SLR लिमिट वाला जो सिक्योरिटी जो होता है उसके अबव जो सिक्योरिटी बैंक के पास एट दैट मोमेंट अगर नहीं है तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस बैंक क्या कर सकता है, MSF के थ्रू RBI से बोरो कर सकता है। इट मीन्स दैट द बैंक कैन नॉट बोरो अंडर द रेपो फैसिलिटी। जब बैंक रेपो से बोरो नहीं कर सकता है, मीन्स जब बैंक रेपो से बोरो कर चुका है, नाउ बैंक के पास उतना पैसा नहीं है, उतना गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है कि अब बैंक रेपो से बोरो करे, तो इन दैट केस बैंक क्या करता है, SLR कोटा सिक्योरिटी यूज करता है टू बोरो फ्रॉम RBI अंडर MSF। अंडर MSF अ बैंक कैन बोरो 1 day लोन फ्रॉम द RBI। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 day लोन फ्रॉम द RBI इवन इफ इट डज नॉट हैव एनी एलिजिबल सिक्योरिटीज एक्सेस ऑफ इट्स SLR रिक्वायरमेंट। SLR रिक्वायरमेंट के अलावा अगर उसके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, स्टिल बैंक कैन बोरो 1 day लोन फ्रॉम RBI। The MSF was introduced by RBI in its monetary policy in 2011-12. Now, why borrowing through MSF? MSF से बोरो करना क्यों जरूरी है? Because बैंक में फेस लिक्विडिटी क्रंच इवन आफ्टर बोरोइंग एट रेपो रेट। रेपो पे बोरो करने के बावजूद बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं कि सपोज बैंक के पास फंड की स्कार्सिटी है टू मेंटेन SLR और CRR, या बैंक के पास कोई बोरोवर आ जाता है टू बोरो, या बैंक के पास कोई डिपोजिटर आ जाता है टू विड्रॉ देयर मनी। तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस बैंक के पास पैसे की कमी है, तो इन दैट केस बैंक बोरो फ्रॉम RBI अंडर MSF। अगर MSF वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इट कैन लीड टू हाई वॉलेटिलिटी इन इंटर बैंक लेंडिंग रेट्स। इसका क्या मतलब है इंटर बैंक लेंडिंग रेट्स? मीन्स कि अगर MSF के थ्रू हम RBI से बोरो, बैंक RBI से बोरो नहीं कर सकता, तो इन दैट केस क्या होता है, बैंक दूसरे बैंक के पास जाता बोरो करने के लिए। तो जब बैंक दूसरे बैंक के पास जाता बोरो करने के लिए तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाता। कोई बैंक किसी दूसरे बैंक से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती, कोई बैंक, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो नहीं पाता, तो इसलिए इट कुड लीड टू वोलेटिलिटी। So to curb volatility in overnight interbank market, MSF was introduced. So हम लोगों ने देखा है कि under MSF part of SLR quota government securities can be placed for borrowing from RBI at short term but up to certain limit. So why the limit is imposed? As it will defeat the very purpose of SLR requirement if no limit is imposed. That is to avoid the situation of bank run. बैंक रन के बारे में हम लोगों ने CRR और SLR जब पढ़ा था तब देखा था, और इस पे एक क्वेश्चन UPSC CDS में पूछ भी रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रन। अंडर द MSF द एलिजिबल entities कैन अवेल ओवरनाइट अप टू 2% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव NDTL एट द एंड ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो ये जो NDTL है, ये कौन सा NDTL? तो बैंक को हर फ्राइडे एक NDTL मेंटेन करना होता है, तो सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट वाला जो NDTL होता है, उस NDTL का 2% बैंक MSF के फॉर्म में RBI से बोरो कर सकती है। सपोज ये वाला फ्राइडे है, इस फ्राइडे का एक फोर्टनाइट आएगा जो प्रीसीडिंग फ्राइडे होगा,
उसके पहले भी एक फोर्टनाइट आएगा, तो उस फोर्टनाइट पे जो फ्राइडे आता है, उस फ्राइडे पे जो एनडीटीएल मेंटेन बैंक करता है, उस एनडीटीएल का 2%, जो अभी 2% रेट चल रहा है, तो उस एनडीटीएल का 2% बैंक अंडर एमएसएफ बोरो कर सकती है फ्रॉम आरबीआई. The rate at which these funds can be borrowed is currently 0.25% above the repo rate. तो जो रेपो रेट है उससे 0.25% एबव है एमएसएफ. एमएसएफ एबव क्यों है? क्योंकि बैंक को एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट है जब बैंक रेपो के अंडर बोरो नहीं कर सकता है. तो इन दैट केस क्या होगा, आरबीआई ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी. सो रेपो से अभी 2.5%, 0.25% above. Minimum amount that can be borrowed under MSF is 1 crore and in multiple of 1 crore thereafter. डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड एमएसएफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रेपो और एमएसएफ के बीच में डिफरेंस समझना है, क्योंकि रेपो और एमएसएफ बिल्कुल एक ही तरीके का है. मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी बोरोड इज ₹5 करोड़. रेपो के अंदर हम लोग मिनिमम अमाउंट जो बैंक बोरो कर सकता है वो 5 करोड़ है, बट अंडर एमएसएफ इट इज 1 करोड़. रेपो के अंडर कौन बोरो कर सकता है? तो जितने भी आरबीआई के क्लाइंट्स होते हैं सारे बोरो कर सकते हैं, सच एज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी, ईपीएफओ एक्सेट्रा. बट अंडर एमएसएफ ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो. अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक का क्या मतलब होता है, तो हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है. बट अभी के लिए शेड्यूल्ड बैंक आर दोज बैंक दैट इज डिफाइंड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके अंदर एक शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल के अंदर जो सेकेंड शेड्यूल है उसके अंदर जो डिफाइन किया गया है बैंक का डेफिनेशन, वो बैंक जो होता है उसको हम लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं. और वही बैंक सिर्फ एमएसएफ के थ्रू आरबीआई से बोरो कर सकती है. अंडर रेपो बैंक कैनॉट यूज सिक्योरिटीज दैट इज केप्ट अंडर एसएलआर कोटा. रेपो से जब बैंक को बोरो करना है तो बैंक एसएलआर कोटा वाला जो सिक्योरिटी है उसको यूज नहीं कर सकती है. बट अंडर एमएसएफ बैंक कैन यूज सिक्योरिटीज अंडर एसएलआर कोटा. बट एमएसएफ के केस में क्या होता है कि बैंक के पास जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है वो तो रेपो के फॉर्म में बैंक बोरो कर चुका है, बट स्टिल बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट है. तो इन दैट केस बैंक क्या करता है, एसएलआर कोटा वाला सिक्योरिटी यूज करता है एंड थ्रू दैट बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई. नो लिमिट अंडर रेपो, देयर इज नो लिमिट दैट बैंक कैन बोरो एज मच अमाउंट बाय प्लेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेस ऑफ एसएलआर कोटा. तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता. ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ का ही आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हो, आप 20 करोड़ का भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हो जो आपका लोनेबल अमाउंट है, जो कि जैसे सपोज 100 करोड़ जो बैंक का एनडीटीएल था, तो आउट ऑफ दैट 21 करोड़ तो रिजर्व हो गया, 79 करोड़ हमारा लोनेबल अमाउंट हो गया. तो लोनेबल अमाउंट में हम लोग बैंक 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ जितना चाहे वो ऐसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकता है. सो देयर इज नो लिमिट एंड बाय प्लेजिंग दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक कैन बोरो अंडर रेपो. बट there is limit under MSF, that is bank can borrow up to a certain percent of NDTL. Presently वो जो certain percent है वो कितना है, 2% है. Now MSF क्या है, तो MSF भी एक monetary policy tools है. तो how it will control inflation? MSF inflation को control कैसे करता है? So to fight inflation, inflation से fight करने के लिए क्या करना है, टाइट मनी पॉलिसी यूज करना है. क्यों टाइट मनी पॉलिसी यूज करना है? क्योंकि इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन है क्या मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उस पैसे को क्या करना है, मार्केट से कम करना है. तो इन दैट केस आरबीआई कौन सा टूल्स यूज करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी. टाइट मनी पॉलिसी के लिए क्या होगा, एमएसएफ को इंक्रीज कर देंगे. एमएसएफ को इंक्रीज करने से क्या होगा, सपोज एमएसएफ इंक्रीज हो गया, एमएसएफ इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, बैंक जो बोरो करने गया आरबीआई से, तो बैंक के लिए जो रेट है वो तो इंक्रीज हो गया, वो तो बढ़ गया. तो इन दैट केस क्या हो गया, बैंक के लिए लोन कॉस्टली हो गया. जब बैंक के लिए लोन कॉस्टली हो गया, बैंक के लिए क्या हो गया, लोन कॉस्टली.
जब बैंक के लिए लोन कॉस्टली हो गया तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज कर देगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, लोन कस्टमर के लिए कॉस्टली हो गया, कस्टमर के लिए लोन कॉस्टली हो गया तो उससे क्या होगा, बोरोइंग कम हो जाएगा, बोरोइंग रिड्यूस हो जाएगा। बोरोइंग रिड्यूस होने से क्या होगा, डिमांड हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही डिमांड रिड्यूस होगा वैसे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो टू फाइट इन्फ्लेशन, टाइट मनी पॉलिसी, इंक्रीज एमएसएफ। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, टू फाइट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के केस में क्या होगा कि डिमांड मार्केट में नहीं है, तो इस इन दैट केस हम लोगों को क्या करना होता है, डिमांड को क्रिएट करना होता है। तो आरबीआई इन दैट केस क्या करती है, इजी मनी पॉलिसी। तो इजी मनी पॉलिसी के लिए क्या करना होगा, डिक्रीज एमएसएफ। एमएसएफ को डिक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, बैंक लोन चीपर हो जाए, बैंक के लिए लोन क्या होगा, चीपर होगा। तो बैंक उस बेनिफिट को कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, तो कस्टमर के लिए भी लोन क्या हो गया, चीपर हो गया। तो फिर कस्टमर ज़्यादा बोरो करेगा, फिर बोरो करेगा क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्टेट में आ जाएगा। तो इन दैट केस डिफ्लेशन से फाइट हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी का, दैट इज एमएसएफ। नाउ अब हम लोग बैंक रेट को देखते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन का रिक्वायरमेंट होता है तो बैंक आरबीआई से बोरो करती है विदाउट कोलैटरल। तो जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म के लिए, उस रेट को क्या बोलते हैं, बैंक रेट। ये बैंक रेट काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म एट अ रेट विच इज नोन एज बैंक रेट। बैंक रेट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, विदाउट कोलैटरल। इसमें बैंक को कोई भी तरीके का कोलैटरल आरबीआई के पास जमा नहीं करना होता है, जो कि रेपो के केस में, रिवर्स रेपो के केस में जब बैंक सरप्लस फंड पार कर रही थी तो इन दैट केस आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलैटरल जमा कर रहा था, एंड एमएसएफ बैंक को कोलैटरल के फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबमिट करना होता था आरबीआई को टू बोरो। सो रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ सब में कोलैटरल का रिक्वायरमेंट था, बट अंडर बैंक रेट नो कोलैटरल इज रिक्वायर्ड टू बोरो। पास्ट में बैंक रेट जो था वो हमारा की पॉलिसी रेट हुआ करता था, बट नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में की पॉलिसी रेट कौन सा है, हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज रेपो रेट। इसको हम लोग की पॉलिसी रेट, रेपो रेट को क्यों बोलते हैं, पॉलिसी रेट का क्या मतलब होता है, तो हम लोग रेपो का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस टाइम पे हम लोग पढ़े थे कि द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक एंड it is used as a tool, it is used as an effective tool to control inflation, that's why। तो आज के डेट में रेपो रेट से इन्फ्लेशन बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है।
सो बैंक रेट का अब क्या पर्पस है? तो बैंक रेट का मेनली दो पर्पस है, टू पर्पस। पहला, इसको डिस्काउंट रेट के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसको पेनल रेट के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं पेनल रेट होता है क्या है। सपोज बैंक को सर्टेन percent of their NDTL bank has to maintain in the form of SLR and CRR. Suppose in case a bank default on maintaining SLR or CRR, then a penalty is levied by RBI. Penalty is levied by RBI. तो ये जो पेनल्टी जो लेवी किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ये बैंक रेट से लिंक होता है। सपोज बैंक रेट प्लस 3% ऑन फर्स्ट डे एंड बैंक रेट प्लस 5% on subsequent days. Friends, these rates are subject to change, so please update it before your examination. तो बैंक रेट को हम लोग पेनल रेट के नाम से भी जानते हैं। पेनल रेट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है कि बैंक को एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना होता है। तो अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाती है ऑन मेंटेनिंग एसएलआर एंड सीआरआर, तो पेनल्टी आरबीआई इंपोज करती है बैंक को। तो दैट रेट इज लिंक्ड विथ बैंक रेट, सो दैट्स व्हाई बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज पेनल रेट। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, विच रेट इज नोन एज पेनल रेट। एंड दूसरा डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। सपोज ये एक कंपनी है, ये कंपनी ने कुछ मैन्युफैक्चर करा है और मार्केट में सेल करा है। तो इस कंपनी को पेमेंट मिलना चाहिए। तो कंपनी ने जब मार्केट में सेल किया तो कंपनी को प्रॉमिस किया गया कि आफ्टर 3 मंथ और पेमेंट आपका फुलफिल कर दिया जाएगा। तो इन दैट केस कंपनी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट मिलता है। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब किसी कंपनी को एट द इंस्टेंट पेमेंट नहीं मिलता है मार्केट से या किसी दूसरे कंपनी से, सपोज कोई शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसने शू मैन्युफैक्चर करके कहीं मार्केट में या किसी होलसेलर को सेल किया है, एंड इन दैट केस होलसेलर बोलता है कि मैं भी आपको पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, आफ्टर 2 मंथ आई विल पे यू। तो इन दैट केस जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक साइन करके देता है उस अमाउंट का, या प्रॉमिसरी नोट भी उसको बोलते हैं, कि दैट आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ आई विल पे यू दिस मच अमाउंट। तो सपोज ये एक कंपनी है, इसके पास 1 करोड़ का प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। दूसरे पेज में देखते हैं। इसके पास क्या है,
1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट। तो इसको आफ्टर 3 मंथ्स इसको पेमेंट मिलने वाला है कंपनी को, बट कंपनी को अभी पैसे की ज़रूरत है। तो कंपनी क्या करता है, ये बैंक के पास जाता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास, और बैंक को बोलता है कि मेरे पास 1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, जो कोई बोले, ये है, आप मुझे इसके बदले में कैश दे दो और आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो, आफ्टर 3 मंथ्स आप इसको इन कैश करवा लेना। तो बैंक बोलता है ठीक है, बट बैंक बोलता है आई विल चार्ज समथिंग ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट। तो 1 करोड़ के प्रॉमिसरी नोट पे बैंक 97 लाख रुपए इस कंपनी को दे देती है, दैट इज 3 लाख रुपए का बैंक डिस्काउंट काट लेती है। तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग एट बैंक्स डिस्काउंट रेट। ठीक है, क्योंकि बैंक को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आफ्टर 3 मंथ्स बैंक को ये 3 लाख रुपए मिल जाएगा, सॉरी ये 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, और इस पे एडिशनल 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बैंक उसको प्रॉमिसरी नोट रख के और कैश ट्रांसफ़र कर देता है। अब बैंक ये सोचता है कि ये पैसा मेरे पास, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये आइडल मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा पैसा तो निकल चुका है। तो अगर मेरे पास पैसा होता है तो हम लोन में प्रोवाइड करते हैं, या उस पैसे को और भी कहीं यूज कर सकते थे। तो सपोज ये प्रॉमिसरी नोट अभी बैंक के पास है, तो बैंक क्या सोचता है कि ये हम आरबीआई के पास ये ऑफ़र लेके जाते हैं। तो बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई को बोलता है कि मेरे पास 1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट है, आप इसको रख लो और बदले में आप मुझे कैश प्रोवाइड कर दो। तो आरबीआई क्या बोलता है कि ठीक है, बट हम कुछ डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज पे काट के फिर आपको कैश प्रोवाइड करते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, 2 लाख रुपए का डिस्काउंट काट लेता है। तो जिस रेट पे आरबीआई डिस्काउंट काटता है दैट इज नोन एज बैंक रेट। ये जिस रेट पे आरबीआई डिस्काउंट देता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, उसी रेट को बैंक रेट बोलते हैं। मीन्स बैंक रेट पे ही ये डिस्काउंट देता है। ये जो 2 लाख रुपये जो ये डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 2 लाख रुपये आउट ऑफ दैट 1 करोड़, ये 2 लाख रुपये जो जिस रेट पे जो दे रहा है फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स और वॉट एवर इट इज़, तो ये बैंक रेट जो होता है ना, उसी रेट पे ये कैलकुलेट करता है और फिर बैंक को देता है। तो इन दैट केस बैंक को क्या हो रहा है, 1 लाख रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है। अब आप लोग ये सोचोगे कि अभी बैंक को 3 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो बैंक को क्या ज़रूरत था आरबीआई के पास जाने का, और बैंक को 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 लाख रुपये का जो बैंक को प्रॉफिट हो रहा था इन 3 मंथ्स, बट बैंक जैसे ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज आरबीआई को प्रोवाइड करता है, तो विद इन 1 डे बैंक को 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ विच इज मोर प्रॉफिटेबल, दिस 1 लाख इन 1 डे और 3 लाख इन 3 मंथ? तो ऑब्वियसली 1 लाख इन 1 डे, बिकॉज ये प्रॉफिट तो बैंक को हो गया। अब बैंक के पास ये वापस से ये जो पैसा आया है, बैंक इसको लोन में प्रोवाइड करके इंटरेस्ट अर्न करेगा, तो बैंक को इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट था।
डिस्काउंट रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक गेट्स बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कमर्शियल पेपर रीडिस्काउंटेड एट बैंक रेट फ्रॉम आरबीआई। रीडिस्काउंटेड, रीडिस्काउंटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कमर्शियल पेपर का 2 बार डिस्काउंट हो रहा है। पहली बार बैंक यहाँ पे कंपनी को जो दे रहा है तो बैंक यहाँ पे डिस्काउंट कर रहा है, और दूसरी बार आरबीआई जो बैंक को दे रहा है तो कमर्शियल पेपर का फिर से डिस्काउंट हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रीडिस्काउंटेड। ना हम लोग नोट्स के थ्रू देखते हैं कुछ पॉइंट्स हमारा छूट गया है क्या। बैंक रेट, तो आरबीआई लेंड्स मनी टू इट्स क्लाइंट फॉर अ लॉन्ग टर्म एट अ रेट विच इज नोन एज बैंक रेट। यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म, और दूसरा द बोरोइंग ऑफ मनी टेक्स प्लेस विदाउट एनी सिक्योरिटी दैट इज कोलैटरल फ्री। पास्ट में बैंक रेट वाज द की पॉलिसी रेट, बट नाउ रेपो रेट इज द की पॉलिसी रेट। अब बैंक रेट का 2 मेन पर्पस क्या क्या है? तो एक तो डिस्काउंट रेट और दूसरा पेनल रेट। डिस्काउंट रेट का क्या मतलब है वो हम लोगों ने अभी देखा है। पेनल रेट क्या है? इन केस अ बैंक डिफॉल्ट ऑन एसएलआर और सीआरआर तो पेनाल्टी इज लेविड बाय आरबीआई। तो जो पेनाल्टी होता है वो बैंक रेट से लिंक होता है। जैसे ऑन द फर्स्ट डे एट प्रेजेंट अभी 3% चल रहा है तो बैंक रेट प्लस 3% एंड ऑन सब्सिक्वेंट डेज बैंक रेट प्लस 5%। बैंक रेट अब हमारा पॉलिसी रेट नहीं है, अब हमारा रेपो रेट है। क्यों? क्योंकि रेपो रेट पे ही डिपेंड करता है बैंक रेट। बैंक रेट इज रेपो रेट प्लस X%। ये अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा है कॉर्पोरेट्स का, लेट मी रब दिस, कि डिस्काउंट रेट का क्या मतलब होता है। तो डिस्काउंट रेट का क्या मतलब होता है? तो सपोज ये हमारा कॉर्पोरेट है और इसके पास 1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो इसका पेमेंट ड्यू है आफ्टर 2 मंथ्स, इसको ये 2 महीने के बाद ये पेमेंट मिल जाएगा 1 करोड़। लेकिन अभी इस कॉर्पोरेट को पैसे की ज़रूरत है, तो ये कॉर्पोरेट क्या करता है? बैंक के पास जाता है। तो बैंक क्या करता है? कुछ इंटरेस्ट काट के, मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज पे कुछ डिस्काउंट काट के और कैश दे देता है कॉर्पोरेट को। तो जिस रेट पे काटता है उस रेट को बोलते हैं बैंक्स डिस्काउंट रेट। अब बैंक क्या सोचता है कि मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, तो बैंक सेम ऑफर लेके आरबीआई के पास जाता है, और आरबीआई क्या करता है? तो कुछ इंटरेस्ट काट के, तो जिस रेट पे जो इंटरेस्ट काटता है, जो डिस्काउंट देता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, वो कौन सा रेट होता है? बैंक रेट पे करता है। तो इसलिए हम लोग इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ये यहाँ पे है ना, डिस्काउंट रेट, बैंक गेट्स बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कमर्शियल पेपर रीडिस्काउंटेड एट बैंक रेट फ्रॉम आरबीआई। तो रीडिस्काउंटेड क्या मतलब होता है? एक बार जो डिस्काउंट होता है वो बैंक प्रॉमिसरी नोट पे करता है, और दूसरी बार जो होता है वो आरबीआई करता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज रीडिस्काउंटेड। तो हम लोगों ने बैंक रेट और एमएसएफ का कॉन्सेप्ट देख लिया। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर एमसीक्यू। ये जो क्वेश्चन है ये 2014 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछा गया है। द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट and the net demand and time liabilities sometimes appearing in news are used in relation to option A banking operations, option 2 communication networking, option 3 military strategy, and option 4 supply and demand of agricultural product। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है अगर हम लोगों को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है एमएसएफ और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो ये इजीली 10 सेकेंड में ये आंसर किया जा सकता है, दैट इज बैंकिंग ऑपरेशन। ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द, ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक,
सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। तो अभी हम लोगों ने बैंक रेट देखा है, तो इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज होने का क्या मतलब है? बैंक रेट किससे लिंक है? रेपो रेट से लिंक है। तो रेपो इंक्रीज हो रहा है मीन्स बैंक रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? बैंक लोन लेता है आरबीआई से लॉन्ग टर्म पे, तो बैंक रेट जब इंक्रीज होगा तो लोन कॉस्टली हो जाएगा। लोन कॉस्टली, बैंक के लिए लोन कॉस्टली होगा तो बैंक क्या करेगा? कस्टमर के लिए लोन कॉस्टली कर देगा, क्योंकि अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। कस्टमर के लिए लोन कॉस्टली होगा तो क्या होगा? डिमांड मार्केट में रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंक्रीज हो रहा है बैंक रेट में, इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स। तो बैंक रेट इंक्रीज क्यों कर रहा है? आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज कर रही है बिकॉज आरबीआई वांट्स टाइट मनी पॉलिसी, क्योंकि आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। आरबीआई क्या करना है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन। दैट्स वाई बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है। बैंक रेट इंक्रीज, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा टूल्स यूज करते हैं? टाइट मनी पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी। जैसे हम लोग सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। जब बैंक रेट को जब इंक्रीज करेंगे तो लोन कॉस्टली हो जाएगा कस्टमर के लिए भी। कस्टमर के लिए जब लोन कॉस्टली होगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होगा या इंक्रीज होगा? तो ये तो इंक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर नहीं देना है तो पहले बोल देगा कि हाँ हमको नहीं देना है। ये तो एब्सर्ड सा ऑप्शन है। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी सेंट्रल बैंक कब फॉलो करता है? जब उसको डिफ्लेशन से फाइट करना होता है। बट यहाँ बैंक रेट इंक्रीज क्यों किया जा रहा है? इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए। इन दैट केस सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो अगर हम लोगों को बैंक रेट का कॉन्सेप्ट पता था तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है। अगेन द क्वेश्चन इज ऑन बैंक रेट। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू more liquidity in the market, less liquidity in the market, no change in the liquidity in the market, mobilization of more deposits by commercial bank। तो इसका आंसर क्या होगा? 2014 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बैंक रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? बैंक रेट डिक्रीज कर रहे हैं। तो बैंक रेट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो लोन बैंक के लिए क्या हो गया? चीपर हो गया। तो बैंक उस बेनिफिट को कस्टमर को पास करेगा। तो इन दैट केस क्या हो गया? लोन कस्टमर के लिए चीपर हो गया। तो बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगा। बोरोइंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा, दैट इज लिक्विडिटी मार्केट में क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लोअरिंग ऑफ बैंक रेट इंडिकेट्स मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। ऑप्शन बी इज लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ये गलत है क्योंकि ये ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट है। नो चेंज इन द लिक्विडिटी, बैंक रेट इंक्रीज डिक्रीज करने से कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, सी हो ही नहीं सकता है। मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक, ये बैंक रेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो ये है कि बैंक अपना डिपॉजिट रेट जो कि सेविंग रेट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक अगर इस चीज़ को इंक्रीज करता है तो इन दैट केस ज़्यादा डिपॉजिट होगा कमर्शियल बैंक के साथ, तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हो गया? मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। नाउ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बैंक रेट इम्प्लाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो बैंक रेट किस रेट को इम्प्लाई, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको बैंक रेट इम्प्लाई करता है? तो पेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, चार्ज बाय बैंक्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, पेबल ऑन बॉन्ड्स,
at which the Reserve Bank of India discounts the bill of exchange. तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन. बैंक रेट इम्प्लाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट पे करती है. ये तो बैंक रेट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं. कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों पे करेगी? जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करता है सरप्लस फंड, तो वो तो रिवर्स रेपो का कॉन्सेप्ट होता है. ये तो है ही नहीं. चार्ज बाय बैंक्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस. बैंक रेट इज चार्ज बाय आरबीआई, नॉट बाय बैंक. ये भी हमारा गलत हो गया. पेबल ऑन बॉन्ड्स. बॉन्ड्स पे ये पेबल होता नहीं है क्योंकि इस पे तो कोई कोलैटरल का कोई बात ही नहीं होता है. ये तो कोलैटरल फ्री होता है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी. डी देखते हैं सही है. डी ऑब्वियसली सही है, बट देखते हैं डी. एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज. तो हम लोगों ने देखा है कि बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं. और डिस्काउंट रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी रेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज आरबीआई डिस्काउंट करता है. जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि कॉरपोरेट है, फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास लेके जाता है और बैंक उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को आरबीआई के पास लेके जाता है. जिस रेट पे बैंक आरबीआई के पास जाता है, जिस रेट पे आरबीआई बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करता है, उसी रेट को तो बैंक रेट बोलते हैं. उसी बैंक रेट पे ही तो करता है आरबीआई. तो बैंक रेट इम्प्लाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज. सो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का जो दो टॉपिक था, जो कि बैंक रेट और एमएसएफ, ये दोनों क्लियर हो गया है और इस पर हम लोगों ने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक लर्न करेंगे? तो OMO, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस दो टॉपिक का कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप you enjoyed this lecture. We'll see you all in my next video. Till then, stay happy and healthy. And friends, please do like, subscribe and share this channel. Thank you.